गाजियानटेप में जहाँ देखो वहीं गिरी हुई इमारतों के मलबे और उनसे निकलती हुई कहानियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। उस इलाके के कई ऐसे देशों पर भी अभी भूकंप के खतरे मंडरा रहे हैं, जिस पर वैज्ञानिक खुलकर बात करने लगे हैं। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जब भूकंप से बचने के ऊपर बात की जाती है तो बात यहाँ आकर अटक जाती है कि क्या कोई ऐसा शहर बनाना पॉसिबल है जो भूकंप के झटकों से अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिसे अगर हम एक और लेवल पर समझे तो क्या ऐसी इमारतें बनाना पॉसिबल है जो भूकंप रोधी सच में हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को सिरे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी शहर को भूकंप रोधी या किसी बिल्डिंग को भूकंप की मार से बचने के लिए क्या क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी। आइए शुरू करते हैं। बात तुर्की से ही शुरू करें तो तुर्की में भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। 1939 से 1999 के बीच तुर्की में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं। साल 1900 के बाद से अब तक तुर्की में 76 भूकंप आ चुके हैं, जिनमें 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें से आधी मौतें तो 1939 से 1999 के बीच हुई, यानी कि तुर्की में भूकंप का आना बहुत आम है। ऐसे में जब कहीं पर बार बार भूकंप आते हैं तो वो इलाका इस पर भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जिससे वहाँ पर होने वाला कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि आने वाले भूकंप से कोई खतरा न हो। लेकिन ये सिर्फ तुर्की की ही कहानी नहीं है, बल्कि पिछले 2 दशकों के दौरान दुनिया में जो दूसरे भयंकर भूकंप आए हैं उनमें 2021 में हेती में आया भूकंप भी शामिल है। इस भूकंप में 2200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इंडोनेशिया में 2018 में आए भूकंप में 4300 से अधिक लोग मारे गए थे। 2017 में यहाँ आए एक और भूकंप में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जैसे ही धरती हिलती है वैसे ही ऐसे देश है जो धरती के इस कंपन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर लाशें बिछने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर भूकंप में इतनी मौतों का कारण क्या है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भूकंप के दौरान कई लोगों की जान इमारतों के गिरने से ही हो जाती है, यानी कि भूकंप में मौत का असली कारण इमारतों का गिरना है। इस तरह से इंसान को अगर भूकंप को अपने कंट्रोल में करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो भूकंप में गिरने वाली बिल्डिंग्स को बचा सके। अब ऐसे में समझिए कि दुनिया में अलग अलग तरह की न जाने कितनी ही इमारतें हैं, उनका गिरना कई बातों पर डिपेंड करता है। इनसे जुड़ी बारीकियों पर बात करें तो इमारतें टिकाऊ क्यों नहीं रही ये समझना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में उन्हें ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो सदर्न कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया और जापान में भूकंप आने की ज्यादा आशंका होती है, यानी यहाँ पर भी भूकंप लगातार आते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिमालय, नेपाल, हेती और तेहरान में भूकंप के आने का डर बना रहता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भूकंप कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, जापान जैसे इलाकों में आते हैं, अगर उसी तरह के भूकंप नेपाल, हिमालय या फिर तेहरान जैसे इलाकों में आते हैं तो वहाँ पर मरने वालों की संख्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, क्योंकि इन इलाकों में बिल्डिंग्स बड़ी आसानी से गिर जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इमारतें नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करने का हुनर नहीं होने की वजह से ही एक परफेक्ट बिल्डिंग नहीं बन पाती। उनके पास कंक्रीट तो है लेकिन इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं है। ऐसे में भूकंप के दौरान ये इमारतें गिरती हैं और लोग दब जाते हैं। आमतौर से एक इमारत का निर्माण ही इस बात के लिए होता है कि बतौर बिल्डिंग को वो एक तरह से सुरक्षा का एहसास कराती रहे, लेकिन इस तरह की बिना अच्छी इंजीनियरिंग के बनने वाली बिल्डिंग बिल्कुल सुरक्षित नहीं होती है। इस मामले में किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लेंगे तो वो यही कहेगा कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए मॉडर्न मटेरियल से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग की जरूरत है। एक बात तो बहुत साफ साफ कही जा सकती है, जो इमारतें ठीक तरीके से नहीं बनी होती हैं, भूकंप में वहाँ ज्यादा मौतें होती हैं। दोस्तों, रिहायशी इमारतों की क्वालिटी को लेकर एक बात बहुत क्लियर होनी जरूरी है कि वो इमारतें किस तरह के देश में डेवलप की गई हैं, यानी कि ये पता होना चाहिए कि इमारत डेवलप कंट्री में बनी है या फिर डेवलपिंग कंट्री में। एक बहुत ही प्राइमल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आपके सामने 2 अलग अलग भूकंप की तस्वीरें रखते हैं, उनके आंकड़ों के बारे में भी आपको बताते हैं, जिसके बाद आपकी इस मामले में राय बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली तस्वीर है 1999 में ताइवान के चीची में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप की, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आप दूसरी तस्वीर पर गौर करें तो वो 2005 में पाकिस्तान में आए भूकंप की है, जब 2005 में पाकिस्तान में उसी इंटेंसिटी का भूकंप आया था जो 1999 में ताइवान में आया था। लेकिन जहाँ ताइवान में महज 2000 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं पाकिस्तान में आए इस भूकंप में करीब 86,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए पाकिस्तान और ताइवान कितने अलग अलग देश हैं, इसे हम समझते हैं। जहां पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए भी कोशिश कर रहा है, तो वहीं ताइवान आज टेक्नोलॉजी और नए नए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे निकला हुआ है। इसलिए ताइवान में 1999 में मौत के आंकड़े कम रहे, क्योंकि वहाँ की जो इमारतें बनी थी वो मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनी थी। इसलिए भूकंप की तीव्रता होने के बावजूद भी इमारतें नहीं गिरी, जबकि पाकिस्तान में 86,000 लोगों की मौत हो गई, जिसका कारण घरों और बिल्डिंग्स का गिरना ही था। इसलिए डेवलपिंग नेशन के लिए एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भूकंप के दौरान ऐसे देशों में मौत का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये बात बहुत साफ है कि अब शहरों की आबादी बढ़ने लगी है और जब आबादी बढ़ेगी तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए होगी, जिसकी डिमांड को इमारतों से ही पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में सेफ बिल्डिंग्स तैयार करना बहुत जरूरी हो गया है। अब ये तो हो गई सेफ बिल्डिंग्स बनाने की बात, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सेफ बिल्डिंग्स का मतलब होता है कि छोटी इमारतें बनाई जाएं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि किसी भूकंप में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से कोई क्यों नहीं गिरती? अब ज्यादा सोचिए मत, आइए आपको हैरान कर देने वाले एक फैक्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल
दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट जो भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए मशहूर हैं, वो बताते हैं कि ऊंची इमारतें अपनी ऊंचाई की वजह से भूकंप के दौरान ज्यादा टिकाऊ होती हैं। हो सकता है कि ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएं, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंची इमारतें बनाने वाले आर्किटेक्ट भी यही कहते हैं कि लो और मीडियम हाइट की इमारतें जमीन हिलने को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जबकि 100 मंजिला इमारत भूकंप की फ्रीक्वेंसी से बाहर होती हैं। अब जरा इसके पीछे छुपे हुए साइंस से आपको रूबरू करवाएं तो जो बिल्डिंग्स कम हाइट या मीडियम हाइट की होती हैं, वो अपनी कम हाइट की वजह से भूकंप के टाइम जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है उसे अपने ऊपर ज्यादा नहीं फैला पाती। लेकिन जब कोई बिल्डिंग 100 मंजिला या उससे ज्यादा की होती है तो जो भी शॉक जमीन से क्रिएट होता है वो डायरेक्टली उस बिल्डिंग को इफेक्ट करने की जगह उसकी पूरी लंबाई में फैल जाता है। इससे इस शॉक की इंटेंसिटी ऊंची बिल्डिंग के लिए लगभग नेग्लिजिबल रह जाती है, लेकिन छोटी बिल्डिंग्स उसी फ्रीक्वेंसी पर गिरने के लिए मजबूर हो जाती है। उनके पास इतनी लंबाई वाला सरफेस नहीं होता। जापान के एक आर्किटेक्ट की बात करें तो डेविड मेलॉट ये बताते हैं कि वहाँ पर भूकंप का आना डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है, इसलिए जापान की जो भी बिल्डिंग बनती है वो डेली लाइफ के सिनेरियो को ही ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। डेविड इन्हीं सर्कमस्टेंसेस से बड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कैसे भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और उनके पास जापान का एक एग्जाम्पल भी है। 11 मार्च 2011 को जापान में सबसे ज्यादा लंबे समय तक भूकंप का झटका महसूस हुआ। इसके असर से सुनामी की लहरें उठी। इसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया और 18,000 लोगों की जानें ले ली। इसलिए वो बताते हैं कि जापान में हमेशा भूकंप को लेकर काफी सिंसियरिटी के साथ नए नए डिजाइनों के बिल्डिंग्स पर लगातार काम किया जाता रहा है, और वहाँ के आर्किटेक्ट ये मानते हैं कि जापान में अगर और ज्यादा ऊंची इमारतें बनती हैं तो ये खतरा थोड़ा और कम हो सकता है। इसीलिए आज जापान के डेविड के लिए एक सपना है कि वो किसी रोज ऐसी बिल्डिंग तैयार करें जिस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की हो। ये अभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से लगभग 2 गुनी ऊंची होगी। इसमें करीब 250 फ्लोर होंगे। डेविड का एग्जाम्पल हमने आपको इसलिए दिया क्योंकि आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जितनी भी मॉडर्न डिजाइनिंग हो रही है उनमें अगर भूकंप रोधी इमारतें या फिर उन इमारतों के जरिए से एक शहर बनाना है तो उसके लिए हाईटेक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसे अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो शहर के डेवलपमेंट को और वहाँ रहने वाले लोगों को ना तो घरों की कमी होगी और ना ही उन लोगों के तबाह होने का डर रहेगा। अगर भूकंप और ऊंची इमारत दोनों को एक साथ रखकर एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें तो इसका प्राइम एग्जाम्पल बनेगा शंघाई का वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 492 मीटर है। ऊंचाई के बावजूद भी साल 2008 में सिचुआन में जिस भूकंप ने पूरे शंघाई को हिलाकर रख दिया था, तब भी इस इमारत पे उसका कोई असर नहीं हुआ। भूकंप के दौरान इस टावर का ऊपरी हिस्सा 1 मीटर के करीब हिला, लेकिन हिलने के बावजूद भी बिल्डिंग नहीं गिरी। मॉडर्न एरा में कुछ स्काई स्क्रैपर्स में कम ऊंचाई वाली इमारतों के मुकाबले कई खूबियां हैं। पहली ये कि भूकंप के झटकों के दौरान कम ऊंचाई वाली इमारतें मलबा बन सकती हैं, वहीं स्काई स्क्रैपर्स टिके रहती हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे एडवांस डिजाइन और मटेरियल से तैयार होती हैं। इसके लिए काफी पैसों की जरूरत होती है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ये मलबे में तब्दील हो जाए। यानी कि मान लीजिए कि अगर भारत, पाकिस्तान, नेपाल जैसे किसी भी देश में कोई पैसा लगाकर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करेगा तो इसे बनाने में इतने पैसे लग जाएंगे कि कोई भी कंपनियां, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें खराब माल लगाकर के उसका भविष्य बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। यानी कि अगर अंडर डेवलप्ड नेशन को भी अर्थक्वेक से निपटना है तो उसे कहीं न कहीं बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग बनाने की जगह कुछ स्काई स्क्रैपर बनाने पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इन इमारतों को 100 या 200 साल तक टिके रहने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस तरह से आज के समय में एक्सपर्ट्स की राय है कि बेहतर डिजाइन और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग से तैयार ऊंची इमारतों को बहुत हद तक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। अगर दूसरे पहलू की बात करें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जापान और इंडिया के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जापान की सारी गगनचुंबी इमारतों की गिनती बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन भारत में छोटी छोटी बिल्डिंग्स या घरों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भारत जैसे कई डेवलपिंग नेशन में इस तरह की जानकारी मौजूद ही नहीं है कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स सही तकनीक से बनी है और कौन नहीं, जिससे पहले ही ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि अर्थक्वेक के दौरान उनकी स्थिति कैसी होगी। जिससे इन डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान ये होता है कि इनके पास कोई रियल टाइम डेटा नहीं होता है और डिजास्टर के टाइम वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात बताते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप एक शहर को भूकंप रोधी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए डेवलपिंग नेशन में ऐसे पावरफुल लोगों का कोई ग्रुप नहीं है जो ऐसे किसी शहर को डेवलप करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं होगा। ये बात सबको पता होती है। इसी को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो नेपाल में कुछ लोगों ने भूकंप रोधी स्कूल बना करके बच्चों को दान में दे दिया था, जिसके बाद जब नेपाल में 2015 में भूकंप आए तो उस दौरान उन स्कूल की बिल्डिंग्स में एक दरार तक नहीं आई। हैरानी की बात ये थी कि ये स्कूल की बिल्डिंग्स भूकंप के केंद्र से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसे ज्यादा फासला नहीं कहा जा सकता। उसके बावजूद ये इमारतें बची रही। ये सब देखें तो कहीं न कहीं एक पॉसिबिलिटी देखने को तो नजर आती ही है कि अगर किसी अर्थक्वेक सेंसिटिव इलाके को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट और उससे जुड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग पेमेंट करने के लिए आगे आते हैं तो कहीं न कहीं भूकंप से होने वाले डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। अब जरा इसी से जुड़ी एक दूसरी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो अर्थक्वेक इफेक्टेड इलाकों में कई बार देखने को मिलता है कि एक मकान पूरी तरह डेमोलिश्ड हो चुका है और पड़ोस में बना वैसा ही मकान मजबूती से खड़ा है। इसकी वजह क्या है, ये समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च नेटवर्क तैयार किया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली बिल्डिंग मटेरियल्स को कैसे बेहतर किया जाए। एग्जाम्पल के लिए देखें तो स्टोन, वुड एंड ब्रिक्स को हम पूरी दुनिया में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। इस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिक फॉर्म में अगर ये सारी चीजें ली जाती हैं और वहाँ की लोकल
लोकल कंडीशन को देखते हुए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाता है। तो ये बात तो तय है कि कहीं न कहीं इससे भी भूकंप प्रभावित इलाकों में काफी हद तक भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं। लोकेशन के हिसाब से बदलाव का मतलब अगर नेपाल के एग्जाम्पल से समझे तो नेपाल में बनने वाली कुछ बिल्डिंग्स में कास्ट्स यानी पीपे का इस्तेमाल होता हुआ देखा जा सकता है। ये कुछ और नहीं बल्कि स्टील के तारों को गूंथकर